आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्लीमेंटेशन, जो कि नर्सिंग प्रोसेस का 4th स्टेप है। सबसे पहले हम नर्सिंग प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। डिफाइन इम्प्लीमेंटेशन, डिस्कस द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, डिस्कस द क्लिनिकल स्किल्स नीड्स टू इम्प्लीमेंट द एक्टिविटीज। फर्स्ट स्टेप है असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। Introduction. In the nursing process, implementing is the action phase in which the nurse perform the nursing intervention. Implementation phase वो phase है जिसमें नर्स जितनी भी बेसिक नर्सिंग एक्टिविटीज़ की होती हैं, जैसे कि डाटा कलेक्ट किया जाता है, असेसमेंट में प्लान किया जाता है, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई जाती है। अब इस फेज में आकर वो नर्सिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। Implementing consists of doing and documenting. Implementation phase में doing means कि वर्क आ जाता है, एक्शन आ जाता है, जैसे कि आपने प्लान किया है पेशेंट के लिए कि उसका आपने फीवर रिड्यूस करना है, हाइपरथर्मिया पर आपने केयर प्रोवाइड करनी है, तो आप उसको टैबलेट स्पंज दे रहे हो या स्पंज बाथ दे रहे होते हो पेशेंट को, आप उसको मेडिकेशंस दे रहे होते हो। तो ये जब आप एक्टिविटीज जब करते हो तो उसको फिर आपको डॉक्यूमेंट भी करना जरूरी है। तो इम्प्लीमेंटेशन में हम 2 चीजों को फोकस करेंगे, डूइंग एंड डॉक्यूमेंटेशन पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं द फर्स्ट 3 नर्सिंग प्रोसेस फेसेस, असेसिंग, डायग्नोसिस एंड प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिस। हमारे पास जो पहली 3 फेसेस है नर्सिंग प्रोसेस की, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, ये बेसिक हमारे पास नर्सिंग स्टेप्स हैं जो कि हमें नर्सिंग प्रोसेस में एक बेस प्रोवाइड करते हैं। इसकी बेस पे ही हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट की नीड को देखते हुए, पेशेंट की असेसमेंट करते हुए, पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए, सब कुछ प्लान करने के बाद ये सब क्या आ गया, हमारी बेसिक एक्टिविटी में आ गया। और जो सेकेंड हमारी एक्टिविटी है जो कि एग्जीक्यूशन फेज है, वो आ जाता है नर्सिंग एक्शंस, जो कि इम्प्लीमेंटेशन फेज है। अच्छा, यहाँ पर जो बताया गया इंडिविजुअल केयर, जो कि प्रीवियस मैंने प्लानिंग फेज में भी डिस्कस किया था, इंडिविजुअल केयर वो होती है जो जैसे कि पेशेंट को पर्सनल केयर प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक एग्जांपल दी गई है कि फॉर एग्जांपल वो क्लाइंट विद नमोनिया, अगर हमारे पास डिफरेंट पेशेंट हैं और वो नमोनिया के साथ आए हैं तो हर पेशेंट की कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। उसकी नीड्स हो सकता है कि एक पेशेंट रिकवरी फेज पे और एक एक्यूट फेज में आया है, तो दोनों की स्टेजेस में डिफरेंस होगा और उसकी केयर भी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो इंडिविजुअल केयर में नीड बेस्ड केयर है जो कि एक पर्सन को चाहिए होती है ऑन द टाइम ऑफ असेसमेंट। While implementing nursing care, the nurse continues to reassess the client at every contact, gathering data about the client's responses to the nursing activities and about any new problem that may develop. The 4th phase of nursing process in which the nurse implement the nursing इंटरवेंशन एंड डॉक्यूमेंट द केयर प्रोवाइडेड। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि जब भी आप पेशेंट को इंटरवेंशन देने जाएंगे तो इंटरवेंशन के टाइम पे आप पेशेंट को रीअसेस करेंगे। मीन्स अगर आप पेशेंट का डाटा कलेक्ट करके लेकर गए थे कि उसको पेन है, और जब आप उसको पेन रिलीव करने के लिए मेडिकेशन देने आए हो तो उस वक्त पेशेंट की पेन कम हो गई हो या ख़त्म हो गई होगी, रिलीव हो गई होगी, मे बी कि वो रिलैक्स होने की वजह से, या उसने उस पेशेंट ने जो है कंफर्टेबल पोजीशन बनाई गई हो, उससे उसकी कोई प्रॉब्लम जो है वो रिलीव हो गई हो या पेन रिलीव हो गया हो। तो आप हमेशा जब भी पेशेंट के पास जाते हैं वो पेशेंट को रीअसेस करते हैं और फिर केयर प्रोवाइड करते हैं। सम रूटीन नर्सिंग एक्टिविटीज आर देमसेल्फ असेसमेंट, फॉर एग्जांपल व्हाइल बाथिंग एन एल्डरली क्लाइंट। आप जब भी पेशेंट के पास जाते हो तो आप पेशेंट को रीअसेस करोगे। और इसके अलावा अगर आप पेशेंट के पास जाते हैं तो कुछ हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, डेली रूटीन्स होती हैं जो कि हमें प्रोवाइड करनी होती है, जिसमें हमें ज़रूरी है कि पेशेंट को हम असेस करें। बेड सोर्स के लिए हम असेस करते हैं, अगर एक पेशेंट को कैथेटर लगा होता है तो हम उसको असेस करते हैं कि उसका यूरिन कितना आ रहा है 24 आवर्स में, पर शिफ्ट कितना आ रहा है, यूरिन का कलर कैसा है। तो ये हमारी एक डेली रूटीन है कि हमने मॉर्निंग केयर दी पेशेंट को। अगर एक पेशेंट को कैनुला लगा हुआ है तो आपने चेक करना है कि फिल्बाइटिस तो नहीं बना हुआ, रेडनेस तो नहीं हुई, स्वेलिंग तो नहीं है वहाँ पर,
और अगर एक पेशेंट को कैथेटराइज है तो आपने चेक करना है कि कैथेटर जो है वो उसका जो बैलून है वो इन्फ्लेट है या नहीं, पेशेंट का कैथेटर जो है कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही है, या बैग जो है वो तो नहीं लीक हो रहा है। तो ये हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, ऑब्जर्वेशंस है जो हमें करनी होती है। इम्प्लीमेंटिंग स्किल्स में 3 स्किल्स आ जाती हैं, टेक्निकल स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स। ये तीनों स्किल्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट है और इनको जो है हमें एक नर्स को जो है वो ये स्किल होना ज़रूरी है इनमें। सबसे पहले हम देखेंगे कॉग्निटिव स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। कॉग्निटिव स्किल्स में आ जाता है इंटेलिजेंसी आ जाती है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स आ जाती हैं हमारी, जिसमें हम माइंड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, क्रिएटिविटी होती है हमारी स्किल्स में। हम अगर एक पेशेंट के पास जा रहे होते हैं तो उसको हम जब असेस करते हैं तो वो पेशेंट डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ होता है, लेकिन जब हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो हम 1 बाय 1 केयर प्रोवाइड करते हैं। और फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को, फिर सेकंड प्रायोरिटी देते हैं जो उससे कम प्रॉब्लम होती है, मॉडरेट कंडीशन में होता है पेशेंट, और थर्ड जो है वो हम उसकी माइल्ड जो भी डेविएशन ऑफ हेल्थ होती है उस पर केयर प्रोवाइड करते हैं। तो कॉग्निटिव स्किल जो है वो उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। वो नर्स को जो है उसका नॉलेज होना चाहिए कि हमें किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हमें जो है पेशेंट अगर डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ है तो उसको किस तरह से केयर प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट केयर क्या होगी, सेकंड क्या होगी, थर्ड क्या होगी। डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर एक वार्ड में आपके पास डिफरेंट पेशेंट है और वो डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ आए हुए हैं, कुछ पेशेंट्स की कंडीशन जो है सीरियस है, तो आपको डिसीजन मेकिंग करनी है कि सबसे पहले किस पेशेंट को आपने केयर प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट आपने फोकस किस पेशेंट को करना है। वैसे तो आपके पास सभी पेशेंट जो हैं वो वैल्यूएबल और सबको केयर देनी है, लेकिन आपने डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये स्किल्स अपनी यूटिलाइज करनी है ताकि आपके पेशेंट, किसी भी पेशेंट पे आपका जो है वो कोई भी पेशेंट आपसे इग्नोर ना हो सके। नेक्स्ट जो इंटरपर्सनल स्किल में लिखा हुआ है, इंटरपर्सनल स्किल्स आर ऑल ऑफ द एक्टिविटीज वर्बल एंड नॉन वर्बल पीपल यूज व्हेन इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद वन एंड अदर। इंटरपर्सनल स्किल्स में हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इसमें हमारी वर्बल एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, नॉन वर्बल एक्टिविटीज भी आ जाती हैं। The nurse uses therapeutic communication to understand the client and in turn be understood. Therapeutic communication क्या होती है? Therapeutic एक face to face communication है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट को इंफॉर्मेशन देते हैं, पेशेंट से इंफॉर्मेशन जो है वो उसको शेयर कर रहे होते हैं ताकि पेशेंट की फिजिकल जो प्रॉब्लम है, जो एबनॉर्मिटी आ रही है वो दूर हो जाए, या पेशेंट की अगर इमोशनल वेलबींग जो है वो डिस्टर्ब है तो वो जो है करेक्ट कर सके हम। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन यही है कि इज डिफाइंड एज अ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द फेस टू फेस प्रोसेस ऑफ इंटरैक्टिंग दैट फोकस ऑन एडवांसिंग द फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ पेशेंट। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में हम पेशेंट की फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स is the ability to communicate or interact well with other people. Interpersonal skills में हम पेशेंट को केयर भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एडवोकेट भी करते हैं, रेफरिंग करते हैं पेशेंट की। अगर पेशेंट को फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपको किसी और एक्सपर्ट को बताना ज़रूरी है ताकि उसकी वो प्रॉब्लम रिलीव हो सके। जैसे कि अगर एक पेशेंट सर्जरी का पेशेंट है लेकिन उसको उसकी आईसाइट की भी प्रॉब्लम है या उसके कान में दर्द हो रही है, तो रेफर करना भी आपको आना चाहिए। रेफरिंग में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में भी हो सकता है, और रेफर करने का ये भी है कि आप एक डॉक्टर की एक्सपर्टी के मुताबिक एक डॉक्टर देख रहा है, लेकिन अगर उसको कुछ और कंसर्न आ रहे हैं डिफरेंट स्पेशलिटी के साथ, तो फिर वो हम रेफर करते हैं उस डॉक्टर को भी जो कि उस स्पेशलिटी को देख सकता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इंटरपर्सनल स्किल्स में नेक्स्ट स्लाइड है, इट इंक्लूड्स कन्वेइंग नॉलेज, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स, इंटरेस्ट एंड एप्रिसिएशन ऑफ क्लाइंट, कल्चरल वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल।
Before learning this skill, nurses should have self-awareness and sensitivity to others. जब भी नर्स इंटरपर्सनल स्किल की हम बात करते हैं तो नर्स को वैल्यू बिलीव्स का मालूम होना चाहिए, अपने वैल्यू बिलीव्स की भी अवेयरनेस होनी चाहिए और पेशेंट के भी वैल्यू बिलीव्स की अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर हमने देखा है अक्सर हम वार्ड में जब ड्यूटी कर रहे होते हैं तो पेशेंट के लिए उसका कल्चर, उसकी वैल्यू बिलीव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरह से हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारी वैल्यू बिलीफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से पेशेंट के भी होते हैं। आपके पास पेशेंट आता है, आप उसके वैल्यू बिलीफ के मुताबिक केयर प्रोवाइड करें उसको। अगर उसके कल्चर में कोई चीज़ मना है तो वो आपने उसको नहीं देनी है, ठीक है, उसके लिए आपको एम्फेसाइज नहीं करना है। अगर उसके रिलीजन में कोई चीज़ मना है, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है हमारे पास, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करवाना चाहता है, तो आप उसको फिर उस चीज़ के लिए पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि आप अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करवाते हैं तो उसके आपके लिए क्या नुकसान हो सकते हैं, ताकि वो अपनी कंडीशन का खुद रिस्पॉन्सिबल हो और आप उसको इन्फॉर्म कर दें कि इससे क्या हो सकता है और फिर आप उसको उसका ऑल्टरनेटिव भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स आर पर्पसफुल हैंड्स ऑन स्किल्स। हमारी जितनी एक्टिविटीज़ जो कि हम हैंड्स ऑन प्रोसीजर्स के थ्रू से करते हैं वो टेक्निकल स्किल में आ जाती है। लाइक एक पेशेंट को आप पोजीशनिंग कर रहे हो तो आप वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में आता है। एक पेशेंट को कैनुलेशन कर रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो, बैंडेजिंग कर रहे हो, तो ये सब हमारी साइकोमोटर स्किल में आता है। साइकोमोटर, द टर्म साइकोमोटर रेफर्स टू द फिजिकल एक्शंस दैट आर कंट्रोल्ड बाय द माइंड, नॉट रिफ्लेक्सिव। जितने हमारी एक्टिविटीज़ होते हैं वो हमारे माइंड से कंट्रोल होती हैं। हम अगर कोई भी स्किल कर रहे होते हैं तो हमें उस रीजनिंग का मालूम होना चाहिए, हमें साइंटिफिक रैशनल का मालूम होना चाहिए, तो ये साइकोमोटर स्किल्स हैं। हमें इंटेलिजेंसी भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए और हमारे पास हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए टेक्निकल स्किल्स में। फॉर एग्जाम्पल ड्रैपिंग द क्लाइंट एंड मैनिपुलेटिंग द इक्विपमेंट। यहाँ पर ड्रैपिंग द क्लाइंट का मतलब ये है कि हम एक पेशेंट को जब प्रोसीजर जब हम करते हैं तो हम पेशेंट के ड्रेस को सेव कर रहे होते हैं और पेशेंट को कंटेमिनेशन से भी बचा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कैनुला लगाना है तो पेशेंट के आपको पता है कि किट में क्या होना चाहिए, एक शीट होनी चाहिए, ड्रैपिंग शीट होनी चाहिए, जिससे पेशेंट का ड्रेस भी जो सेव हो जाए और पेशेंट की बेडशीट भी, ताकि ब्लड का निशान, अगर कोई थोड़ा सा भी ब्लीड होता है या हम अल्कोहल स्वैब वगैरह कोई भी डर्टी चीज़ जो है वो आप उस शीट के ऊपर रखें तो बेड फिर वो उससे कंटेमिनेट नहीं होगा। प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग नॉर्मली इंक्लूड्स द फॉलोइंग: रीअसेसिंग द क्लाइंट, डिटरमाइनिंग द नर्सेस नीड फॉर असिस्टेंस, इम्प्लीमेंटिंग द नर्सिंग इंटरवेंशंस, सुपरवाइजिंग द डेलीगेटेड केयर, डॉक्यूमेंटिंग द नर्सिंग एक्टिविटीज। रीअसेसिंग द क्लाइंट, फर्स्ट स्टेप जो बताया गया है रीअसेसिंग द क्लाइंट में, जब आप पेशेंट के पास जाते हैं तो पेशेंट को रीअसेस कर लेंगे कि आप जो केयर प्रोवाइड करने आए हो, जो भी प्रोसीजर करने आए हो, पेशेंट को उसकी नीड है भी या नहीं। अगर आप अगर पेशेंट के पास अभी आप आए हो और अभी उस चीज़ की नीड नहीं है तो फिर आप वो केयर प्रोवाइड नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल जब आपने पेशेंट का ओवर लिया, जो हम हैंडलिंग टेकिंग ओवर करते हैं, उस वक्त पेशेंट किसी चीज़ की कंप्लेन कर रहा था तो आपने कहा कि मैं आती हूँ आपको, फॉर एग्जांपल वो कहता है मुझे पेन हो रही है और आप पेन के लिए इंजेक्शन लेने गए, डॉक्टर से पूछने गए कि मैं इसको पेन के लिए क्या दूँ या क्या करूँ, तो जब तक आपको ऑर्डर्स मिले, पेशेंट का पेन रिलीव हो गया, तो फिर आप उसको रीअसेस करेंगे। जैसे ही पेशेंट के पास आएंगे इंजेक्शन लगाने के लिए या मेडिसिन देने के लिए तो आप उसको रीअसेस कर लें। नेक्स्ट है इवन दो एन ऑर्डर इज रिटन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट मे चेंज। अगर आपको ऑर्डर मिला हुआ है, लिखा हुआ है कि आपने 6 आवर्स पेशेंट को पेन किलर देना है, तो आप पेशेंट को हर बार आके चेक भी करें कि पेशेंट को पेन की कंप्लेन है या नहीं। और अगर लिखा हुआ है कि पेशेंट की 6 आवर्ली या 12 आवर्ली चेस्ट फिजियोथेरेपी करनी है, सक्शनिंग करनी है, तो आप आकर चेक करेंगे जब भी सक्शन करेंगे पेशेंट को कि उसकी चेस्ट जो है वो कंजेस्टेड है, उसको नीड है सक्शनिंग की या नहीं, सिक्रीशंस हैं या नहीं। तो रीअसेसमेंट करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है कि अगर आप एक पेशेंट के लिए इंसुलिन
टीचिंग प्लान बनाकर आए हो। और पेशेंट जो है जब आप उसको टीचिंग देते हो, इंसुलिन पे देने लगते हो, तो पेशेंट जो है वो अपनी कंसर्न शो कर रहा है कि मैं परेशान हूँ, मेरी आई साइट वीक हो गई है, मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। तो आप उस वक्त जो है अपनी जो टीचिंग प्लान है वो आप उसको शॉर्टली बताकर, तो आप उसकी फिर सेकंड जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आई साइट के लिए वो वरीड है, तो आप उसको आई साइट के से रिलेटेड डॉक्टर को इन्फॉर्म करें ताकि उसकी कंसल्टेशन आई साइट के लिए रखी जाए। डिटर्मिनिंग द नर्सेस नीड फॉर असिस्टेंट। जब आप पेशेंट के पास केयर प्रोवाइड करने आते हो तो उससे पहले आप देखें क्या आप इंडिविजुअली पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकेंगे कि नहीं, क्या पेशेंट या आप कैपेबल हो अकेले केयर प्रोवाइड करने के लिए, क्या आपकी एक्सपर्टी मौजूद है इतनी, क्या पेशेंट को आपने पोजीशन करनी है तो पेशेंट का वेट ज़्यादा हो तो आप पेशेंट को पोजीशन कर सकेंगे क्या नहीं, या पेशेंट जो है पैरालाइज है वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकता है तो आपको असिस्टेंट की नीड होगी। तो आप हमेशा याद रखें जब भी पेशेंट के पास जाना है उससे पहले आपको माइंड में रखना है कि मुझे असिस्टेंट की नीड है या नहीं। आप ऑब्जर्व करें, आप असिस्टेंट को साथ ले जाएं और पेशेंट, ताकि आपका टाइम भी सेव हो सके और पेशेंट को जो आपके ऊपर एक ट्रस्ट होता है या एक इम्प्रेशन होता है कि नर्सिस के पास अच्छा नॉलेज होगा या स्किल होगी, वो अच्छा बना रहे, वो इमेज अच्छा रहे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम लोग पेशेंट के पास जब जाते हैं तो हमें कोई एक स्किल नहीं आ रही होती है या हम किसी स्किल में सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि हमारी एक्सपर्टी नहीं होती, तो फिर हम सेकंड स्टाफ को बुलाने जाते हैं। तो आप उससे पहले नोट कर लें कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अगर एक पेशेंट है, आप देख रहे हैं कि उसको आप आईवी केयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उसका हाथ एडिमिटस हो चुका है और आपकी इतनी एक्सपर्टी नहीं, तो आप पहले ही एक नर्स को साथ असिस्टेंट के लिए ले जाएं और उसको कहें जो कि एक्सपर्ट स्टाफ हो, जो कि बहुत अच्छा सा जो है ऐसे पेशेंट को डील कर सकता है, उसको कैनुला लगा सकता है। तो आप उसको पहले से प्रिपेयर कर लें उस पर्सन को भी और अपने पेशेंट के पास ले जाएं और पेशेंट पे ये इंप्रेशन नहीं शो करें कि आपको ये काम नहीं आता, क्योंकि अगर आप ऐसा इंप्रेशन शो करेंगे तो फिर आप लेक ऑफ नॉलेज और लेक ऑफ स्किल कहलाएंगे। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन। जब आप पेशेंट को इम्प्लीमेंटेशन देने जा रहे हैं तो आपको ये ज़रूरी है कि आप पेशेंट को इन्फॉर्म कर दें प्रोसीजर के बारे में, पेशेंट को सेंसेशन रिलेटेड टू दी प्रोसीजर बता दें। अब मैं आपको कैनुला लगाने जा रही हूँ, तो इससे क्या होगा, मैं क्योंकि एक एक्सटर्नल डिवाइस है, जब मैं आपको स्किन से ये इंसर्ट करती हूँ वेन की तरफ लेके जाऊंगी तो आपको पेन होगा, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, आपको थोड़ा बर्दाश्त करना और अपना हाथ नहीं पुल करना है, क्योंकि अगर आप अपना हाथ पुल कर लेंगे तो क्या होगा, कैनुला जो है वो निकल सकता है या हम इस प्रोसीजर में सक्सेसफुल नहीं हो सकते और फिर हमें सेकंड अटेम्प्ट करनी पड़ेगी जिससे आपको ज्यादा दर्द होगा। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में ये बताया गया है, क्लियरली अंडरस्टैंड द इंटरवेंशन टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड क्वेश्चन एनी दैट आर नॉट अंडरस्टूड। दिस रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ ईच इंटरवेंशन, इट्स पर्पस इन द केयर प्लान, कंट्राइंडिकेशन एंड चेंज इन क्लाइंट कंडीशन दैट मे इफेक्ट द ऑर्डर। आपको नॉलेजेबल होना ज़रूरी है, आपको भी प्रोसीजर करने जा रहे हो, आपको उसके पर्पस मालूम होना चाहिए, क्यों प्रोसीजर किया जा रहा है, इससे इसकी इंडिकेशंस क्या हैं या कंट्राइंडिकेशन क्या हैं, आपको खुद भी मालूम होना चाहिए और आपको अपने पेशेंट को भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो पेशेंट जो है उसका राइट भी है, वो क्वेश्चन करता है, तो अगर आपको नहीं मालूम होता तो फिर आप वहाँ पर लेक ऑफ नॉलेज नज़र आते हैं। अडैप्ट activities to the client's need. Client's belief, value, age, health status, environment may affect the nursing intervention. Many people don't prefer transfusion because of cultural belief. तो पहले भी हमने डिस्कस किया कि आपको वैल्यू बिलीव्स का मालूम होना चाहिए, जैसे कि इसमें भी बताया गया कि अगर एक पेशेंट है वो ट्रांसफ्यूजन नहीं करवाएगा तो फिर आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो कल्चर उसका बिलीफ है या उसका रिलीजन जो ये कहता है कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो नहीं करवानी, तो फिर आप उसको अल्टरनेटिव बताएंगे, उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो इन्फॉर्म कर देंगे ताकि पेशेंट अपनी कंडीशन के लिए खुद जिम्मेदार हो। इस स्लाइड में ये बताया गया, प्रोवाइड टीचिंग सपोर्ट एंड कंफर्ट एज द क्लाइंट शुड हैव साइंटिफिक नॉलेज टू एग्री टू द प्लान ऑफ केयर एंड शुड एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एज मच सेल्फ केयर। आप पेशेंट को जो भी प्रोसीजर करते हो आप उसको टीचिंग दें, टीचिंग सपोर्ट और कंफर्ट जो है वो पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है।
अगर वो नॉलेज पेशेंट को आप उससे शेयर कर लेते हो तो पेशेंट जो है एक तो काम भी आपसे करवा लेगा, और दूसरा ये कि उसका ट्रस्ट आप पे बिल्ड हो जाएगा और वो खुद भी ये काम सीख लेगा। और जब कभी उसको ऐसा जो काम जिसमें नर्स की ज़रूरत नहीं होती है वो सेल्फ केयर भी कर सकता है अपने। बी होलिस्टिक। द नर्स मस्ट व्यू द क्लाइंट एज अ होल एंड कंसीडर क्लाइंट रिस्पॉन्सेज इन दैट कंटेक्स्ट। पेशेंट जिस कंडीशन में है उसके जो भी क्लाइंट के हेल्थ रिस्पॉन्सेज है, केयर से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सेज है वो आप उसको होलिस्टिकली देखें। हेड टू टो असेस करें पेशेंट को, हर एक जो भी हमारे पास डायमेंशन है हेल्थ असेसमेंट का उस पर आप फोकस करें, उसको आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को। रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द क्लाइंट एंड इनहेंस क्लाइंट सेल्फ इस्टीम। पेशेंट की आप रिस्पेक्ट को मेंटेन रखें, उसकी सेल्फ इस्टीम को देखें। कभी भी आप पेशेंट की ऐसा नहीं करना है कि आप पेशेंट को जाएं और कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट कर दें विदाउट एनी प्राइवेसी मेंटेनिंग, विदाउट इन्फॉर्मिंग पेशेंट, विदाउट बिल्डिंग रैपो। अगर ये सब चीज़ें करेंगे आप तो पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा और आपकी कंप्लेंट्स भी कर सकता है। नेक्स्ट है सुपरवाइजिंग द डेलीगेटेड केयर। The nurse makes sure after the delegation of the task that it has been implemented according to the care plan. Other team members need to document in the care plan the activities performed or inform verbally. The nurse validates the response and changes plan accordingly. Supervising the delegated care. कुछ ऐसे केयर्स होती हैं जो हम डेलीगेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक नर्सिंग केयर प्लान बनाया है, इम्पेयर्ड ब्रीदिंग पे है, पेशेंट को चेस्ट फिजियो भी करनी थी आपको और पेशेंट को सक्शनिंग भी करनी है, पेशेंट को मेडिकेशंस भी देनी है, तो कुछ काम जो है वो आप डेलीगेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक स्टाफ को जो कि उसमें एक्सपर्टी भी हो वो पर्सन उसको सक्शनिंग के लिए कह दें या फिजियोथेरेपी के लिए कह दें, तो उसको आपने फिर सुपरवाइज भी करना है। आपने देखना है कि वो काम हुआ या नहीं हुआ और उसको अच्छे से जो है परफॉर्म किया गया कि नहीं। और फिर आप कैसे चेक करते हैं पेशेंट के पास जब जाते हो तो आप पेशेंट से भी पूछते हो कि हमारी नर्स आई थी, आपको केयर प्रोवाइड कर दी, अब आपकी तबीयत कैसी है, तो वो फिर पेशेंट वैलिडेट कर देता है जी केयर भी मिल गई है और मेरी तबीयत बेहतर हो गई है। सुपरवाइजिंग डेलीगेटिंग केयर के बाद आ जाता है 5वां स्टेप है डॉक्यूमेंटिंग द नर्सिंग एक्टिविटी। जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि इम्प्लीमेंटेशन फेज में एक्शन भी है और डॉक्यूमेंटेशन भी है, डूइंग भी है और डॉक्यूमेंटेशन भी है। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जितनी एमरजेंसी इंटरवेंशंस के लिए दिया जाता है, ऑर्डर्स दिए जाते हैं आपको, उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है, उसको डॉक्यूमेंट भी करना ज़रूरी है। इसमें ये बताया गया है फाइनल स्टेप ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इज डॉक्यूमेंटिंग। नर्सेस मस्ट नॉट document in advance as the intervention may change after the reassessment of the client। आप जब जाते हैं पेशेंट के पास, आप पेशेंट की कंडीशन को देखते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप उसको केयर प्रोवाइड करते हैं और जब केयर प्रोवाइड कर देते हैं फिर आप उस पर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि मैंने पेशेंट को बेड बाथ दे दिया, मैंने पेशेंट को ये मेडिसिन दे दी है। और लेकिन इसमें ये बताया गया कि आप एडवांस में ना कुछ लिख लें। पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान देखा आपने, अपने एडवांस में नोट्स, नर्सिंग नोट्स नहीं लिख देने या डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर देनी है पहले से, क्योंकि अगर आप उस वक्त पेशेंट के पास ना हो और कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पेशेंट को मेडिसिन देनी पड़ जाए तो फिर वो यही समझा जाता है, अगर आपने डॉक्यूमेंट कर दिया है कि पेशेंट को तो पहले इतनी मेडिसिन मिल गई है तो और नहीं हम दे सकते हैं क्योंकि अभी इतना ही तो टाइम हुआ है। तो आप जब केयर देनी है उसी वक्त डॉक्यूमेंट करना है, एडवांस में डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी। दे में डॉक्यूमेंट द रूटीन और रिकरिंग केयर एट द एंड ऑफ द शिफ्ट। जब भी कोई आप काम कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे काम होते हैं रूटीनली होते हैं, वो हम एट द एंड ऑफ द शिफ्ट डॉक्यूमेंट करते हैं। और बाज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमें फ़ौरन से डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। जैसे अगर एक पेशेंट है, उस क्रश हो जाता है पेशेंट, आप उसको मेडिसिन दे रहे हो तो साथ साथ आप मेडिसिन जो भी देते हो तो एक पर्सन जो है उसको साथ साथ वहाँ पे तो एक टीम बनी होती है। जब पेशेंट क्रश होता है तो एक पेशेंट डॉक्यूमेंटेशन पे होता है, एक इंटरवेंशन पे, एक CPR पे होता है। तो आपने डॉक्यूमेंटेशन उस वक्त एमरजेंसी कंडीशन में साथ साथ करनी है ताकि रीश्योर हो जाए कि ये पेशेंट को केयर प्रोवाइड हो चुकी है।
but some interventions are needed to be documented immediately as the record of the medicines. It safeguard the clients from receiving the duplicate dose. अच्छा, यहाँ पे ये बताया गया कि अगर आप उसी वक्त इमीडिएटली डॉक्यूमेंट कर देते हो, मेडिसिन देने के बाद मेडिकेशन की डॉक्यूमेंटेशन कर देते हो, तो इससे पेशेंट डबल डोज देने से बच जाता है. The nurse also communicate verbally when the client health is changing rapidly. पेशेंट को हम जैसे जैसे रिटर्न में लिखते जाते हैं, वर्बली भी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं कि अभी पेशेंट को मैंने मेडिसिन दी है, अभी पेशेंट को मैंने जो है वो एनाल्जेसिक दी है या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दी है. नेक्स्ट है नर्स कम्युनिकेट वर्बली द क्लाइंट कंडीशन एट द एंड ऑफ द शिफ्ट एंड वाया टेलीफोनिक कन्वर्सेशन व्हेन द क्लाइंट इज गेटिंग शिफ्टेड टू द अदर हॉस्पिटल. जब पेशेंट हमारा शिफ्ट हो जाता है किसी और हॉस्पिटल में या किसी और वार्ड में शिफ्ट होता है, तो हम उसको वर्बली भी कम्युनिकेट करते हैं कि पेशेंट के ये एक्टिविटीज़ जो हैं परफॉर्म हो चुकी हैं और ये होने वाली हैं. रिमेंबर द केयर नॉट डॉक्यूमेंटेड इज़ द केयर नॉट डिलीवर. हमेशा याद रखें कि अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की तो वो यही चीज़ आइडेंटिफाई हो रही है कि अभी तक ये केयर प्रोवाइड नहीं की गई. तो डुप्लीकेशन होने से बचने के लिए और पेशेंट को इग्नोर होने से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जैसे जैसे केयर प्रोवाइड करें वैसे ही पेशेंट की फाइल में डॉक्यूमेंट कर दें कि ये प्रोसीजर डन, ये प्रोसीजर हो चुका है या ये मेडिसिन दे चुके हैं. थैंक यू सो मच. कोई क्वायरी होगी तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझे बताएं. आज का हमारा टॉपिक इम्प्लीमेंटेशन का यहाँ पे कवर हो जाता है.